हेलो एवरीवन, यूपीपीसीएस, आईएएस और आरआरओ के सभी बच्चों के लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आपके लिए पहल की जा रही है। देखिए, करंट अफेयर्स एक ऐसा विषय वस्तु है जिसको लेकर आप लगातार डेली बेसिस पे अलग अलग रिसोर्सेज को ढूंढते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और एट द लास्ट वहाँ पर देखा जाए उन रिसोर्सेज से पढ़ी गई या देखी गई चीज़ों को जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तब वापस से रिवीजन करना बहुत आसान है। समस्या ये रहती है कि यहाँ पर क्या कहाँ से पढ़ा था, कैसे उसको यहाँ पर उसके की पॉइंट क्या थे, कैसे वहाँ पर उसको यहाँ पर वापस रिवीजन किया जाए, ये भी समस्या बनी रहती है। तो आप सभी की समस्याओं का यहाँ पे एक समाधान हम लेकर आ रहे हैं। आप सभी के लिए हम या मेरे द्वारा यहाँ पर ये विशेष पहल की जा रही है कि हम एक मंथली या मासिक करंट अफेयर संग्रह सीरीज लेकर आ रहे हैं। इस सीरीज के माध्यम से हम एक महीने के संपूर्ण घटनाक्रम को यहाँ पर विषयवार लेकर आपके लिए आएंगे, जिससे न सिर्फ आपकी यहाँ पे करंट अफेयर्स को लेकर जो एक समस्या है कि कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, नहीं है, वो आपको यहाँ पर एक ही जगह पे मिल जाएगा और साथ ही साथ एक विषय वस्तु से रिलेटेड सारी जानकारी एक जगह पे होगी। तो यहाँ पर आपको कोई भी टॉपिक भी पढ़ना होगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको मिलता रहेगा और प्लस साथ ही साथ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक मंथ का पूरा जो घटनाक्रम है, समसामयिक घटनाक्रम, वो भी एक में संकलित रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अब आपको करंट अफेयर्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो सीरीज को आप रेगुलर फॉलो करते रहिए। इसके माध्यम से आपका संपूर्ण घटनाक्रम विषयवार यहाँ पे कंप्लीट होता रहेगा, वो भी जस्टिंग टू द पॉइंट के तौर पर। ठीक है, तो चलिए इसी कड़ी में आज का हमारा यहाँ पे पहला ये वीडियो है। इस पहले वीडियो में अगर देखें तो ये क्या है, ये वीडियो है आपको आज यहाँ पर मासिक करंट अफेयर संग्रह के अंतर्गत एनवायरनमेंट का, अर्थात पर्यावरण को लेकर के पिछले एक महीने में जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड समसामयिक घटनाक्रम डेवलप हुए हैं, जो आपके लिए ज़रूरी हैं, हम उनको यहाँ पर एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे सेशन में क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आज के हमारे विषय सत्र में जो कि टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इनमें देखिए आपके पास है विश्व मरुस्थलीकरण दिवस यहाँ पे 2023 में जो मनाया गया उसको डिस्कस करेंगे। बॉन जलवायु सत्र का जो सम्मेलन हुआ उससे संबंधित विशेष पहलुओं को देखेंगे। कार्बन प्रदूषण में यहाँ पे ग्रीन वॉशिंग की जो समस्या यहाँ पे आती है, ग्रीन वॉशिंग क्या है, एयरलाइंस में यहाँ पर इसका क्या प्रयोग हो रहा है, क्या समस्याएं हैं, वो देखेंगे। इसके अलावा पेरिस वैश्विक जलवायु वित्त पोषण शिखर सम्मेलन जो हुआ है उसके विभिन्न पहलुओं का यहाँ पर हम देखेंगे और साथ ही साथ देखा जाए यहाँ पे मियावाकी वृक्षारोपण विधि का भी हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, जिसको लेकर पीएम मोदी ने अपने मन की बात में चर्चा की। साथ ही एलिगेटर, गारफिश और बर्ड ईगल के बारे में भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके इन टॉपिक्स को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या है इन टॉपिक से रिलेटेड विशेष पहलू। सबसे पहले जैसे विश्व मरुस्थलीकरण दिवस है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो हम इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है मैं वो हाईलाइटेड यहाँ पे करता चलूंगा, बस आपको ध्यान से बस सुनते चलना है। सबसे पहले चीज कि मनाया कब जाता है, तो यहाँ पे देखिए डेट आपको ये ध्यान रखनी है, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस आपका मनाया जाता है। दूसरी चीज जो आपसे पूछी जाती है कि थीम क्या है, कोई भी यहाँ पर इस तरह सम्मेलन होंगे, दिवस मनाए जाते हैं तो थीम पूछी जाती है। थीम क्या है, उसकी भूमि उसके अधिकार। ये विशेष रूप से जो पहलू यहाँ पे देखिए इंगित किया गया है उसमें हम बात करें तो इसमें चर्चा की गई है इस बार उसकी भूमि उसके अधिकार में महिलाओं और उनके अधिकारों के संरक्षण को लेकर, जो कि यहाँ पे भूमि से आपको संबंधित बताए जाते हैं, उसको लेकर यहाँ पे प्रयास करने पर विशेष बल दिया जाना है। देखा जाए शुरुआत कब से हुई, इसकी चर्चा जो हुई विश्व मरुस्थलीकरण मनाने का जो एक संकल्प लिया गया, 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय की यहाँ पर स्थापना की थी और स्थायी भूमि प्रबंधन से इसे जोड़ने का प्रयास किया। पर्यावरण विकास किस तरीके से साथ साथ बढ़ सकते हैं, उसमें भूमि की क्या भूमिका है, इसको लेकर यहाँ पर इसे लागू किया गया। और इसी वर्ष देखिए यहाँ पे 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस मनाने का यहाँ पर लेकर एक बाध्यकारी समझौते यहाँ पर एक आम सहमति बनती है। आगे चलकर देखें यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2010 से 2020 को मरुस्थलीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र दशक यहाँ पर घोषित किया गया। तो ये विशेष पहलू हैं, इनके बारे में यहाँ पर ये सारे फैक्ट हैं। ठीक है, फैक्ट आपको करंट अफेयर से रिलेटेड ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अन्य जो संबंधित मुद्दे इस वर्ष यहाँ पे उठाए गए विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस के रूप में। जैसा कि हमने कहा था कि इस बार यहाँ पर देखिए भूमि पर महिलाओं की पहुंच, ठीक है, महिलाओं की पहुंच जो है भूमि पर किस तरीके से सुनिश्चित की जाए, उनके भविष्य को किस तरीके से सुरक्षित बनाया जाए, महिलाओं और मानवता के हित के संदर्भ में किस तरीके से कार्य किए जाएंगे, इस पर ध्यान दिया गया था।
साथ ही देखा जाए तो इसमें महिलाओं और बालिकाओं के अक्सर भूमि संसाधनों तक देखिए ना तो उनकी पहुंच हो पाती है, ना तो इनका नियंत्रण रहता है। मोस्टली आप देखिए जो भी प्रॉपर्टी है भूमि रिलेटेड, वो आपको मेन कह सकते हैं, आदमियों के यहाँ पर आपको ह्यूमन जो मेन हैं उनके पास रहते हैं और उनसे यहाँ पर अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और इसमें महिलाओं की यहाँ पर देखा जाए उनकी ना तो उसमें डिसीजन लेने का उनके पास अधिकार होता है और ना ही उनके पास यहाँ पर भूमि होती है, और इसके कारण वो समस्याप्रद रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण, सूखा, उन पर यहाँ पे असमानता का सबसे ज्यादा फिर इसके कारण जो प्रभाव पड़ता है वो महिलाओं पे इसके कारण पड़ता है। और कृषि उपज, जल की कमी सबसे ज्यादा देखिए जाए तो इन्हें प्रभावित करने वाले कारक हैं जो कि मरुस्थलीकरण को यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। महिलाओं के संदर्भ में अगर देखें तो अधिकांश देशों में भूमि तक असमान और सीमित पहुंच एवं नियंत्रण की समस्या से महिलाएं आपको जूझती हुई दिखाई दे रही हैं। और कई जगहों पर तो महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण कानूनों को बनाया गया है, जहां पर महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण यहां पर व्यवस्था और भी ज़्यादा यहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसको लेकर के देखिए जो लगातार एक महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से ये असमानता की स्थिति को कम करने को लेकर UNCCD के द्वारा एक जेंडर एक्शन प्लान यहाँ पे बनाया गया था 2017 में। और इसके माध्यम से देखिए कुछ उद्देश्य यहाँ पे सुनिश्चित किए गए कि महिलाएं जो हैं वो जलवायु परिवर्तन के निर्णयों को किस तरीके से प्रभावित कर सकती हैं, और इनके सभी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए महिलाओं और पुरुषों में समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि वहां पर महिलाओं की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके। और ये सारा काम किसके माध्यम से किया गया? संयुक्त राष्ट्र जलवायु फ्रेमवर्क अभिसमय के माध्यम से। तो ये आपको यहाँ पे और एक पहलू है जिसे ध्यान रखना है। आते हैं अपने आज के दूसरे टॉपिक में जिसे नाम दिया गया है बॉन जलवायु सत्र। देखिए यहाँ पे जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं फैक्चुअल डेटा भी देखते चलेंगे करंट में, और साथ ही साथ यहाँ पे प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखकर पढ़ना है ताकि यहाँ पर आपको वापस से फिर से करंट में इधर उधर भागना ना पड़े। प्री से रिलेटेड जो फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल चीजें जो पूछी जाएंगे वो भी हम देखते चल रहे हैं, और साथ साथ जो डिटेलिंग आपको चाहिए अगर मेंस का क्वेश्चन उस पर बन जाए तो वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आते हैं बॉन जलवायु सत्र के संदर्भ में क्या है विशेष पहलू। सबसे देखिए चर्चा का विषय करंट में यहाँ पर क्यों रहा, क्योंकि हाल ही में देखिए पेरिस समझौते के प्रतिनिधियों के द्वारा जर्मनी के बॉन में यहाँ पर इस सत्र का आयोजन किया गया। तो शहर ध्यान रखिएगा, बॉन कहाँ पड़ता है? जर्मनी पड़ता है। देखा जाए तो प्रमुख बिंदु क्या रहे इस सम्मेलन में, तो पहला था यहाँ पे ग्लोबल स्टॉक टेक की बात की गई है। क्या है ग्लोबल स्टॉक टेक, इसको समझिए। देखिए ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब है एक तरीके का ऐसा अभ्यास जिसमें यहाँ पर विभिन्न तत्वों को एक संक्षिप्त रूपरेखा आपको प्रदान की जानी है जो कि ग्लोबलाइजेशन के दौरान पर्यावरण और तकनीकी के समावेश के संदर्भ से देखा जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा और कुछ पहलुओं को बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो चर्चा की गई है इसमें कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को निपटने हेतु उपायों का एक मूल्यांकन और फंडिंग गैप, वित्तीय अंतर को भरने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करने का एक प्रयास है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये फंडिंग गैप और वित्तीय अंतर को कम करने के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय एक प्रयास के तौर पे इसे देखा जा सकता है, और ये प्रयास के संदर्भ में किए जा रहे हैं जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से। इसके साथ साथ देखिए वर्ष 2030 के बाद महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के संदर्भ में भी काम किया जाएगा, जिसमें विकासशील जो देश हैं उनके समक्ष जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, एक तरफ यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, दूसरे उन्हें विकास भी चाहिए, आपको पर्यावरण को सुरक्षित भी बनाना है, तो ये यहाँ पे एक समस्या है, दुविधा है। इस संदर्भ में देखिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अपनाने के लिए और वित्तीय एवं तकनीकी संसाधन जुटाने के प्रयासों को यहाँ पे सुदृढ़ करना है, इस पर भी यहाँ पे चर्चा की गई है। इसके अलावा हानि और क्षति के लिए धन की व्यवस्था की बात देखा जाए तो की गई इसमें कि अगर किसी प्रकार की जलवायु परिवर्तन से हानि होती है किसी देश को, संस्था को, द्वीप को, तो किस तरीके से वहां पर इसका वित्त पोषण किया जाएगा। तो इसमें देखिए जलवायु वित्त संरेखण की इसमें बात की गई है। इसमें क्या करना है कि 2025 के पश्चात जलवायु वित्त का लक्ष्य और धन की यहाँ पर व्यवस्था करना कि ग्लोबल वार्मिंग का जो भी प्रभाव पड़ने वाला है उसके हिसाब से क्या फंडिंग की जाए, विकसित देशों के द्वारा कितना एक पूल बनाया जाए और वहां पर जो इससे प्रभावित हो रहे हैं वहां पर उनको विकासशील और अल्पविकसित देशों को उस फंडिंग को प्रोवाइड कराया जाए ताकि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को काफ़ी हद तक यहाँ पे कम किया जा सके। और अगला इसमें जो पॉइंट डाला गया अनुकूलन की तत्परता पर भी चर्चा
की गई है। देखा जाए तो अनुकूलन की तत्परता अर्थात किस तरीके से इन्वायरमेंट के अनुकूल संबंधी यहाँ पे प्रयास किए जाएं कि टेम्परेचर आपका ज़्यादा ना बढ़ने पाए और साथ ही साथ यहाँ पर विकासिक प्रक्रियाओं को हम बेहतर तरीके से लेकर आगे बढ़ सकें। पर्यावरण और विकास को किस तरीके से साथ में लेकर चला जा सकता है, ये यहाँ पर इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा देखा जाए ये जो चर्चा आपको सारी हुई, जो बॉन सम्मेलन का आयोजन हुआ, ये COP के माध्यम से होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसे हम कहते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय के सम्मेलन का निर्णय लेने वाला एक सर्वोच्च निकाय है। क्या? COP, ठीक है। तो COP सर्वोच्च निकाय है किसकी? संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड। देखा जाए प्रत्येक वर्ष COP की बैठक संपन्न होती है। पहली बैठक की बात करें तो 1995 में यहाँ पे COP की हुई थी। कहाँ पर? जर्मनी के बर्लिन में इसका आयोजन किया गया। देखा जाए तो यदि कोई पार्टी सत्र की मेजबानी करने की पेशकश नहीं करती है तो COP का आयोजन यहाँ पर ऑटोमेटिकली बॉन जर्मनी में यहाँ पर जो इसका सचिवालय है किया जाता है। तो ये भी एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि COP का सचिवालय कहाँ है, तो वो बॉन में है, जर्मनी में है। देखा जाए तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो काम किया जा रहा है कि जो भी अप्रत्याशित, अभ्रामक और संदिग्ध गतिविधियां हैं उन पर रोक लगाई जाए। संस्था की छवि को जो खराब हो रही है उसको यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से उस पर काम करके उसे बेहतर बनाया जाए। साथ ही साथ यहाँ पे शेल और BP जैसे दिग्गजों, कोका कोला सहित कई बहुराष्ट्रीय निगमों को यहाँ पर देखा जाए। ये जो फैक्ट है बेसिकली वो यहाँ पर देखा जाए, ये आता है ग्रीन वॉशिंग का, ठीक है। यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है, मैं इसमें लिख देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट है आपका ग्रीन वॉशिंग। मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखिए ग्रीन वॉशिंग होता क्या है। देखिए ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि कोई भी जैसे विमानन कंपनियां हो गई, एयरलाइंस हो गई, वो दिखाती ऐसा है कि वो जो कार्य कर रही हैं, जो उत्पाद प्रयोग कर रही हैं, उसके माध्यम से पर्यावरण को नुकसान बहुत कम हो रहा है। उनके उत्पादों के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो कम हो रही है। एक हरित कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का वो प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब एग्जैक्टली हम उसका आकलन करने जाते हैं, उस प्रचार प्रसार का अगर हम वास्तविकता देखें तो बिल्कुल उलट होता है। अर्थात वैसा कुछ नहीं है। ना ही वो ग्लोबल वार्मिंग में यहाँ पर कह सकते हैं उसको कम करने में मदद कर रहे हैं, ना ही वहाँ पे हरित टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, बस वो उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो एक तरीके से क्या है, ग्रीन वॉशिंग जो होती है एक अप्रत्याशित, भ्रामक और संदिग्ध यहाँ पे जानकारियों का प्रचार प्रसार किया जाता है। और हाल ही में ऐसा एयरलाइंस जो होती हैं उनके द्वारा बड़ी मात्रा में देखा गया और इसी को लेकर हाल ही में रिपोर्ट आई है कि एक जो एयरलाइंस है उनके द्वारा ग्रीन वॉशिंग का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। देखा जाए तो इस तरह की स्थिति में कई सारी सिर्फ एयरलाइंस कंपनियां ही नहीं हैं। देखा जाए तो इसमें आपको कई सारी शेल कंपनियां हैं, BP कंपनियां हैं, तेल दिग्गज की कंपनियां हैं, कोका कोला है और ऐसी बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो कि यहाँ पे ग्रीन वॉशिंग आरोपों का फिलहाल सामना कर रही हैं। देखा जाए तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत आपको ग्रीन वॉशिंग को एक अनुचित व्यापार विधि के रूप में यहाँ पर आपको माना जाता है। कार्बन प्रदूषण में देखा जाए तो एयरलाइंस का यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसको लेकर आपकी IAEA जो संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा 2021 में वैश्विक ऊर्जा से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में विमानन का जो हिस्सा बताया गया वो करीब 2% था और एक अनुमान में सतत यहाँ पे देखा जाए विमान उत्सर्जन जो है 300 से 700% तक यहाँ पे लगातार बढ़ सकता है। और मुंबई से अगर हम लॉस एंजल्स की तरफ यहाँ पर जाते हैं तो एक यात्रा में करीब 4.8 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न होती है। और देखा जाए तो यहाँ पर जो कि आपको 6 लाख स्मार्टफोन को चार्ज करने के बराबर है। तो एक बड़े स्तर पे यहाँ पर आपको सिर्फ एक वे में आपको जाने से ही यहाँ पर बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एयरलाइंस कर रही हैं। चलिए, तो एक तो ये हो गया ग्रीन वॉशिंग का तात्पर्य आपको समझ के रखना है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट, डेटा या कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाए तो आप इसे ज़रूर यहाँ पर आसानी से इसका आंसर दे पाएं। चलिए अगला देखते हैं, पेरिस वैश्विक जलवायु वित्त पोषण शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन देखिए कहाँ पर किया गया है, पेरिस में ही किया गया है। एक नए वैश्विक वित्तीय समझौते का आयोजन इसमें किया गया जिसका उद्देश्य यहाँ पर विकासशील देशों के लिए एक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था। क्योंकि यहाँ पे नाम में ही देखिए पेरिस में हुआ है तो
स्थान पता है, और जलवायु वित्त पोषण से रिलेटेड है कि जहां पर ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज जो हो रही हैं, तो वहां पर हम किस तरीके से रोकने के संबंधित फंडिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए शिखर सम्मेलन में जो घोषणाएं की हैं हम उन पर नजर डाल लेते हैं, क्या क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण रहा है। देखिए शिखर सम्मेलन में जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके लिए करीब 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त ऋण क्षमता में वृद्धि की घोषणा की गई है। तो ये लगातार इसकी जो डिमांड की जा रही थी, फिलहाल इसको लेकर यहाँ पे एक आम सहमति बनती हुई दिखाई देती है। दूसरा देखा जाए तो यहाँ पर विश्व बैंक में चरम मौसम की घटनाओं के दौरान ऋण भुगतान को निलंबित करने के लिए यहाँ पे आपदा भुगतान धाराएं आपको प्रस्तुत की गई हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आईएमएफ ने कमजोर देशों के लिए विशेष आहरण अधिकार में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन की भी यहां पर घोषणा की है, और कुछ एसडीआर को अभी भी अमेरिकी कांग्रेस के अनुमोदन की यहां पे आवश्यकता है। तो लगातार देखिए जो मांग की जा रही थी विकासशील देशों के द्वारा कि विकसित देशों के द्वारा उन्हें एक फंडिंग प्रोवाइड कराया जाए ताकि वहां पे क्लाइमेट चेंज को लेकर वहां पर वो जो लड़ाई लड़नी है वो हम सब साथ में मिलकर लड़ सकें। तो ये उसके संदर्भ में एक यहाँ पर काफ़ी आपको सकारात्मक कह सकते हैं कि रिजल्ट आपको फाइनली देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें सेनेगल के लिए करीब 2.5 बिलियन यूरो की एक नई जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप डील की घोषणा की गई, जिसके माध्यम से इस देश के विद्युत मिश्रण में नवीनीकरणीय ऊर्जा को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जाम्बिया के लिए 6.3 अमेरिकी बिलियन डॉलर की यहाँ पर घोषणा की गई है, और एक तरीके से ऋण का इसमें पुनर्गठन किया गया है ताकि प्रकृति और जलवायु के एक वैश्विक विशेषज्ञ समीक्षा की भी यहाँ पर मांग की गई है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिली। इसके अलावा देखा जाए तो यूरोपीय जो संघ है उसने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र द्वारा वैश्विक उत्सर्जन के कवरेज में वृद्धि कितनी हो रही है, और साथ ही साथ उसका राजस्व का हिस्सा जलवायु वित्त के आवंटित करने पर काम किया जा रहा है कि एक तरीके से वैश्विक स्तर पर कहाँ कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहा है और उसके रोकने के लिए हमें कितने जलवायु वित्त की आवश्यकता है, उसके आवंटन की भी इसमें मांग की गई है। इसके साथ साथ देखा जाए तो ये भी इस सम्मेलन में एक विशेष पहलू यहाँ पे रहा कि 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जलवायु वित्त फाइनली यहाँ पर इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया, जो काफी लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। यह प्रतिबद्धता देखिए कब की गई थी तो 2009 में कोपेनहेगन में, जो कि UNFCCC COP15 में देखा जाए तो आपको किया गया था। जलवायु वित्त देखिए होता क्या है वो भी यहाँ पे समझ लीजिए। जलवायु वित्त का मतलब होता है कि राष्ट्रीय स्तर पे, स्थानीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो एक वित्त पोषण की व्यवस्था है जो सार्वजनिक, निजी और वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है और जलवायु परिवर्तन से संबंधित शमन और अनुकूलन कार्यों का वो समर्थन करता है। तो ये पूरा एक जलवायु वित्त की एक व्यवस्था है। एक तरीके से जो शॉर्ट में समझिए कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए की गई वित्त की व्यवस्था ही जलवायु वित्त है आपका। इसके अलावा अगला यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट आता है मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति। इसको लगातार देखिए, ये काफी पहले भी चर्चा का विषय रहा है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, लेकिन फिर से ये चर्चा का विषय बना क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात के कार्यक्रम में यहाँ पर इसकी चर्चा फिर से की है। उन्होंने इसके संदर्भ में केरल के एक शिक्षक रफी रामनाथ की प्रेरक कहानी का उल्लेख किया, जिसके कारण देखा जाए तो फिर से यहाँ पर यह चर्चा का विषय बन गया है। आइए समझते हैं कि मियावाकी वृक्षारोपण विधि क्या है। देखिए मियावाकी जो पद्धति है इसके प्रणेता जो रहे हैं वो जापानी वैज्ञानिक हैं और उन्हीं के नाम पर यह पड़ा है मियावाकी पद्धति। उनका नाम था अकीरा मियावाकी। उन्होंने काम क्या किया, उन्होंने बहुत सारे देखिए बहुत ही कम समय में इस पद्धति के माध्यम से बहुत ही कम समय में जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित कर दिया था और इसी पद्धति को वो मियावाकी पद्धति कहते हैं। इसकी शुरुआत देखा जाए तो 1970 के दशक से यहाँ पे मानी जाती है और इस कार्यविधि के संदर्भ में देखा जाए तो 3 वर्ष के भीतर अपनी पूरी यहाँ पर लंबाई में जो भी वन है या पेड़ है जो भी लगाए जाते हैं वो आपको पूरी तरीके से अपनी लंबाई जो भी है वो प्राप्त कर लेते हैं मात्र 3 साल में इस पद्धति के तहत। साथ ही मियावाकी पद्धति का जो उपयोग किया जा रहा है इसके माध्यम से पौधे ज़्यादातर आत्मनिर्भर हो जाते हैं और उन्हें खाद एवं
जल देने जैसे नियमित रखरखाव की आवश्यकता भी यहाँ पर नहीं होती है। तो पेड़ लगाना और उनका विकास को सुनिश्चित करने में मियावाकी पद्धति एक बेहतरीन यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, क्योंकि पेड़ लगाया तो भारत में भी बहुत ज़्यादा है, हर साल वृक्षारोपण किया जाता है, लेकिन उसमें बचते कितने हैं, विकसित कितने हो पाते हैं, ये बड़ी समस्या है। और उसके संदर्भ में जो समस्या आती है कि खाद पानी इत्यादि देखभाल नहीं हो पाती है, लेकिन मियावाकी पद्धति समस्या का सबसे बड़े हल के रूप में यहाँ पर हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें इसका अन्य इंपॉर्टेंस यहाँ पर आपको क्या है, तो मियावाकी पद्धति के माध्यम से आप देख सकते हैं कि स्थानीय वृक्षों को आप घना एक आवरण में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात घने जंगल में परिवर्तित कर सकते हैं, और इसके माध्यम से उस क्षेत्र के धूल कणों को यहाँ पर वो अवशोषित करने में सक्षम होंगे। तो एक तरीके से प्रदूषण की समस्या से निजात दिला सकते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो इन्हें उद्यानों के लगाने के, अगर उद्यान भी लगाना है तो भी आप मियावाकी पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो पौधे हैं वो सतह के तापमान को नियंत्रित करने में भी आपको मदद करते हैं। इन वनों के उपयोग के संदर्भ में अगर हम देखें तो कुछ सामान्य स्थानीय पौधे अंजन, अमला, बेल, अर्जुन, गुंज इत्यादि यहाँ पर आपको इसमें शामिल हैं। वन देखे जाए तो नई जैव विविधता है और नई पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता में भी यहाँ पर आपको वृद्धि होती है। देखा जाए तो इसमें 64 मियावाकी वन यहाँ पर आपको लगाए गए हैं। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट एक तरीके से है वो आपको मियावाकी पद्धति से जुड़े हैं, तो उन्हें यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए आता है एक और टॉपिक है एलिगेटर गारफिश। ये भी यहाँ पे देखिए चर्चा का विषय बना है। एलिगेटर बेसिकली आपको देखा जाए तो मगरमच्छ या घड़ियाल की एक श्रेणी को हम यहाँ पर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे फिश भी जुड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा समझने वाली बात है। एलिगेटर गारफिश क्या होती हैं? देखिए सबसे पहले ये चर्चा का विषय क्यों बनी, तो चर्चा का विषय ये बनी है, जो स्थान यहाँ पे आया है कश्मीर की डल झील में हाल ही में देखा जाए तो एक आक्रामक प्रजाति की यहाँ पर एलिगेटर गारफिश यहाँ पर आपको पाई गई है, और इसके आने से यहाँ पर इसके एनवायरनमेंट अर्थात डल झील में पाई जाने वाली मछलियों के लिए ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ये देखा जाए एक आक्रामक यहाँ पे प्रजाति है और इससे स्थानीय मछलियों के नुकसान पहुंचा सकती है। देखा जाए तो इनके कारण किस तरीके के जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं, तो सबसे पहली चीज देखिए एलिगेटर गार जो होती हैं ये बॉलफिन प्रजाति से संबंधित होती हैं। प्रजाति का नाम यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बॉलफिन प्रजाति है। ये रेफिनेड यूरी हैलाइन मछली हैं, अर्थात ऐसी मछली जिसे जीव जल की विस्तृत श्रृंखला जो लवणता में भिन्न हो और अनुकूलित होने की क्षमता रखते हैं, अर्थात अलग अलग जल में रहने में सक्षम, क्योंकि हर एक जल की जैसे कि लवणता आपको कहीं कम होती है कहीं ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ये हर तरीके के जल में रहने में सक्षम है। झीलों में भी हैं, खारे पानी की भी हो सकती है, मीठे पानी की भी हो सकती हैं, और इसके कारण यहाँ पर ये आपको काफ़ी कह सकते हैं अनुकूलित होने में इनकी क्षमता है। उत्तरी अमेरिका में देखें तो ये मीठे जल की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है, वहीं गार आपको देखा जाए परिवार की ये सबसे बड़ी आपको प्रजाति मानी जाती है। तो प्रजाति ये देखा जाए सबसे बड़ी प्रजाति यहाँ पर ये होती है बॉलफिन प्रजाति। अन्य जो पहलू हैं एक संरक्षण स्थिति के बारे में भी आप देख लीजिए। इसमें संरक्षण कहाँ पर है, तो IUCN की कम चिंतनीय श्रेणी में नहीं रखा गया है, ठीक है, किस श्रेणी में है, IUCN की लिस्ट में कम चिंतनीय। देखा जाए इस प्रजाति के बारे में तो ये 8 फीट यहाँ पर तक लंबी होती हैं और स्वदेशी मछलियों के लिए यहाँ पर आपको खतरनाक हो सकती हैं। ये ज़्यादातर देखा जाए तो 11 से 23 डिग्री सेल्सियस के तापमान में यहाँ पर रहती हैं, और जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत देखा जाए तो प्राकृतिक मछली आबादी को नुकसान पहुंचाने वाली आक्रामक मछली प्रजातियों की उपस्थिति यहाँ पर बेसिकली प्रतिबंधित की गई है। तो यहाँ पर आप प्रशासन क्या करेगा, डल झील से इन्हें कैसे निकालेगा, क्या उपाय होंगे, ये भी देखा जाए तो आपको काम कैसे किया जाएगा इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जैव विविधता अधिनियम भी आपको एक थोड़ा सा चर्चा का विषय बन गया। तो यहाँ पर ये की पॉइंट्स हैं जो कि आपको जुड़े हुए पहलुओं से हमें पता होने चाहिए। इसके बाद देखिए डल झील जो कि चर्चा का विषय है, थोड़ा सा यहाँ पे 2 पॉइंट डल झील के बारे में भी देख लीजिए। डल झील आपको उपस्थित कहाँ है, जैसे कि हमने देखा जम्मू कश्मीर में यहाँ पर इसकी उपस्थिति है, जो कि इसकी राजधानी जो श्रीनगर है, श्रीनगर में देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पर ये डल झील आपको पाई जाती है, और ये विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक है, और जबकि जम्मू कश्मीर की ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो ये आपको डल झील से रिलेटेड फैक्ट। आते हैं अपने आज के अपने अंतिम टॉपिक पर, जो कि है बॉल्ड ईगल। क्या है ये बॉल्ड ईगल,
तो ये देखिए अमेरिका में हाल ही में इनको लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया ये कि अमेरिकी जो बॉल्ड ईगल हैं इनकी संख्या लगातार बढ़ी है। अमेरिकी जो बॉल्ड ईगल हैं इनमें 1782 में अमेरिका के इसे राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित किया गया था और 2007 में देखा जाए तो इन्हें लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची से हटा दिया गया। 2009 के बाद से देखा जाए तो वनों में बॉल्ड ईगल की जो संख्या है वो अब तक कितनी 4 गुना यहाँ पर आपको बढ़ चुकी है। बॉल्ड ईगल का वैज्ञानिक नाम भी आप पता रखिएगा, हालियाएटस ल्यूकोसेफालस, ये इनका यहाँ पर वैज्ञानिक नाम है। अन्य संबंधित जो पहलू हैं जो कि यहाँ पे आपको इनसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि बॉल्ड ईगल प्राकृतिक जो इनकी सीमा है वो उत्तरी अमेरिका के अधिकांश भागों में ये पाए जाते हैं। साथ ही साथ कनाडा और महाद्वीपीय अमेरिका, उत्तरी मैक्सिको के एरियाज में भी आपको इनकी उपस्थिति देखने को मिल जाती है। उत्तरी अमेरिका में ये पाया जाने वाला एकमात्र ये समुद्री ईगल है। विशेषताओं की बात करें तो बॉल्ड ईगल का औसत जीवन काल 20 से 30 वर्ष का होता है। कितना होता है? 20 से 30 साल का होता है। और बॉल्ड ईगल जो होते हैं वो ऊंचे पेड़ों के शीर्ष पर अपना घोंसला बनाते हैं ताकि अंडे यहाँ पर आपको सुरक्षित रह सकें। और मादा बॉल्ड ईगल नर की तुलना में थोड़ी यहाँ पे ज्यादा बड़ी होती हैं। देखा जाए तो इनकी जो सुरक्षा की स्थिति है कम चिंतनीय श्रेणी में इन्हें IUCN की लिस्ट में रखा गया है। और बायोडिग्रेडेबल बर्तन, जैसे कि एक और यहाँ पर है कॉन्सेप्ट आया है, बायोडिग्रेडेबल बर्तनों की बात की गई है, BIS। ये क्या होते हैं? देखिए बायोडिग्रेडेबल बर्तन का यहाँ पे अगला एक कॉन्सेप्ट जो आता है कि ऐसे बर्तन जो कि यहाँ पे आसानी से यूज़ के बाद भी पर्यावरण को किसी तरीके से नुकसान ना पहुँचाएं। तो इसको लेकर भारतीय मानक ब्यूरो अर्थात BIS ने एक यहाँ पे मानक जारी कर दिया है, IS 18267/2023। ये कृषि उप उत्पादों से बने भोजन परोसने वाले बर्तन के बारे में यहाँ पर एक विशिष्ट जानकारी के संदर्भ से जारी किया गया है। तो एक बायोडिग्रेडेबल बर्तन को यहाँ पर BIS मानक जारी किए गए हैं जो कि कृषि उप उत्पादों से बनते हैं और किस संदर्भ प्रयोग होते हैं? भोजन परोसने के लिए। उद्देश्य इसका क्या है? ताकि प्लास्टिक प्रदूषण को कम किया जा सके, स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके। बायोडिग्रेडेबल जो बर्तन होते हैं इनके उत्पादन के लिए कच्चे माल, विनिर्माण तकनीकी, प्रदर्शन, स्वच्छता आवश्यकताओं जैसे पहलुओं को यहाँ पर ध्यान दिया जाता है और इन सारे पहलुओं के आधार पर ही उन्हें बायोडिग्रेडेबल की सूची में या ऐसा यहाँ पर उनको कह सकते हैं कि उन्हें BIS के द्वारा मानक प्रदान किए जाते हैं। भोजन पद्धति के बारे में बात करें, लास्ट यहाँ पर जो बॉल्ड ईगल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ कुछ पहलू रह गया है। लास्ट यहाँ पर ये पॉइंट है। देखिए जो बॉल्ड ईगल ही अन्य पक्षियों, छोटे स्तनधारियों, सांपों, कछुओं के साथ केकड़ों का यहाँ पर शिकार करते हैं। तो एक तरीके से इनका मुख्य भोजन जो है वो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही वे आसानी से सड़ा हुआ मांस अर्थात मृत जानवरों का सड़ा मांस भी यहाँ पर आपको खाते हैं। इसके अलावा अगेन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, कुछ पॉइंट आगे हैं कुछ पॉइंट पीछे हैं। अब BIS मानक को लेकर वापस से कॉन्सेप्ट आ गया है। इसमें वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन, गुणवत्ता, प्रमाणन गतिविधियों को सामंजस्यपूर्ण विकास और उससे जुड़े पहलू, उसके आकस्मिक मामलों के लिए यहाँ पर की गई स्थापना BIS अधिनियम 1986 के द्वारा जारी की जाती है। साथ ही यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वाधान में भी काम करता है। तो BIS जो है किसी भी मानक को कब जारी कर सकता है? किसके तहत? BIS अधिनियम 1986 के तहत। और किसके अंतर्गत काम करता है? तो सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ठीक है, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला संस्थान है। तो आज के करंट अफेयर जिस्ट में हमने एक मंथ के पर्यावरण को लेकर के जितनी भी डेवलपमेंट हुई हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पर जरूरी हैं उनको लेकर हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और विशेष टॉपिक के मंथली जिस्ट को लेकर हम आएंगे। इस वीडियो को देखिए जरूर, रिवीजन करिए, साथ ही साथ यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो को लेकर के हम जल्दी ही यहाँ पर आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।